पहले तो मुझे इन चाय वालों से परेशानी थी और आजकल हर दूसरी रेडी से परेशानी है, क्योंकि जिसको देखो 50-50 लाख की फ्रेंचाइजी निकाल रहे हैं और हर कोई ले भी रहा है। मेरा हाथ तो रुका नहीं कि मैं टेबल पे तो बैठी नहीं। आप हमसे बात करें, एक सेकंड मत रुकिए यहाँ पे। और अगले दिन जनाब गायब हो जाते हैं और उसके बाद एफआईआर करके बुलाते। लाइक सीरियसली इंडियन फूड इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है और कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा। मैकडॉनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, केएफसी हो गया, सबके आउटलेट्स इंडिया के अंदर बंद होने वाले हैं और दूसरी तरफ लाइमलाइट किसको मिल रही है। भैया एक बंदा दूध की थैली से धार बढ़िया मारता है। पीछे एक लड़की निकली थी जिसका नाम था बीटेक पानी पूरी वाली, सिर्फ और सिर्फ लाके अपनी ठेला लगा दिया और फेमस हो गई। एक रेडी लगाने वाली मैडम को जो स्टॉक के अंदर बुला लिया कि भैया आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताओ। बीबीसी इंटरनेशनल न्यूज मीडिया आके उनके साथ इंटरव्यू कर रहा है। कर्ली टेल्स तक पहुंच गया कि भैया अपनी स्ट्रगल स्टोरी तो सुनाओ, अभी स्ट्रगल कर रही है वो। और यही सबसे बड़ी परेशानी है कि इंडियन फूड इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लाउन्स को हीरो बनाया गया है। बड़ा पाव वाली दीदी गैर कानूनी ठेला लगाते लगाते बिग बॉस चली गई। और ये सारी चीजें आपको क्या ऑफर कर रही हैं? एंटरटेनमेंट, स्वाद, खाना? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग आपको 40 लाख की फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं, जिसको आप एक बार साइन करके पेमेंट देते ही ये लोग गायब हो जाएंगे। इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी बिजनेस, चाहे मैकडॉनल्ड्स जैसा हो, चाहे ये क्लाउन्स का हो या 18 जैसा हो, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंचाइजी फूड बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा पतली चल रही है। और तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बात करनी पड़ेगी, और वो है फूड ब्लॉगर्स। समझो, ये जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं ना, ये कभी भी आपके लिए या ब्रांड्स के लिए कंटेंट नहीं बना रहे। ये कंटेंट बना रहे हैं एल्गोरिदम के लिए। इनका कंटेंट जब भी तुम देखोगे ना, काफी ज्यादा रॉ होगा, काफी ज्यादा रियल होगा, अनएडिटेड होगा और वैसा कंटेंट होगा जो लोग देखना पसंद करते हैं। और इस टाइप का कंटेंट ना यूट्यूब के लिए बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि ये ना एल्गोरिदम में बहुत पुश होते हैं। और एल्गोरिदम के अंदर पुश होने के लिए इनको चाहे क्रिंज कंटेंट ही क्यों ना बनाना पड़े, इनको कभी भी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने से कोई लेना देना नहीं होता। और वो चीज ना तुम्हें एक एग्जांपल से समझ आएगी। तुमने बूमम बॉम की हालिया वीडियोस देखी हैं? बंदा वेब सीरीज कर रहा है, उसकी बॉडी देखो, अभी उसकी पर्सनालिटी देखो, उसके चलने का तरीका देखो, बोलने का तरीका देखो। और यही चीजें उसकी स्टार्टिंग की वीडियोस के अंदर देखो। बंदे ने एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक खुद को ग्रूम किया है। और ये ग्रूम इसीलिए किया क्योंकि उसने खुद को एज अ पर्सनैलिटी बनाया है, जिससे ब्रांड्स उसे ज्यादा पसंद करें। क्योंकि मानो या ना मानो, कोई भी कंटेंट क्रिएटर उठा लो, उसका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू जो आता है वो ब्रांड से आता है और 20% रेवेन्यू उसके एडसेंस से आता है। और कोई भी क्रिएटर होता है ना, वो एडसेंस की 20% रेवेन्यू के लिए काम नहीं करता, वो हमेशा ब्रांड्स के 80% रेवेन्यू के लिए काम करता है। और ब्रांड्स हमको ज्यादा पसंद करें, इसलिए हम अपने कंटेंट की नीश, क्वालिटी, हर चीज को इंप्रूव करते रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इस चैनल के ऊपर तुम लोग हफ्ते में मैक्सिमम एक ही वीडियो देखते हो। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन वीडियोस को लिखने में, एनालिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और वो टाइम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम लोग एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट को मेंटेन कर सके, जिससे हम लोग ब्रांड की नजर में आए। सब के सब क्रिएटर्स एक बिलबोर्ड होते हैं जिसके ऊपर ब्रांड अपना लोगो लगाना चाहती है। अभी क्रिएटर वर्ल्ड के अंदर तुम लोग शाहरुख खान को भी ले सकते हो, अमिताभ बच्चन को भी ले सकते हो, या फिर बूमम बॉम, आशीष चंचलानी, या फिर किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ले सकते हो। क्योंकि सेलिब्रिटीज का भी अगर मूवीज को हटा दो ना, तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड से ही आता है। तो ये चीज बोलना गलत नहीं होगी कि भैया हर सेलिब्रिटी और हर फेमस फेस एक बिलबोर्ड बन के घूमता है ब्रांड्स के लिए। अभी कौन से बिलबोर्ड के ऊपर कौन सा पोस्टर लगाने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। और कैटेगरी के बाद डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ व्यूज कितने आ रहे हैं। और ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज इज इक्वल टू मोर मनी, ये चीज ज्यादा सेंस नहीं बनाती। क्योंकि थिंग्स कूलर चैनल है जिसके ऊपर एजुकेशनल कंटेंट डालता है और वो इंग्लिश में कंटेंट बनाता है। उनके जो एवरेज व्यूज हैं वो 3 लाख से लेकर 7 या 8 लाख के बीच में आते हैं। और वो चैनल फुकरा इंसान से ज्यादा चार्ज करता है पर स्पॉन्सरशिप का। क्यों? क्योंकि उस चैनल को देखने वाली जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम है एज कंपेयर टू फुकरा इंसान। ऐसी कौन सी कैटेगरीज के अंदर कितने पैसे दिए जाएंगे, इसकी एक लिस्ट होती है। इसके अंदर टॉप के ऊपर रैंक करता है फाइनेंस क्रिएटर और टेक क्रिएटर्स। उसके बाद ऑटोमोबाइल आता है, फिर बिजनेस आता है, फिर एंटरटेनमेंट आता है, और बहुत एंड के जाके आता है फूड ब्लॉगर्स। अभी मैं फूड ब्लॉगर्स को एंड में रख रहा हूं, मतलब मेरी उनसे कोई दुश्मनी है? एंड द आंसर इज नो। आप किस जगह पर रैंक करने वाले हो वो डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑडियंस को क्या बेच सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक टेक क्रिएटर क्या बेच सकता है? वो 25,000 के फोन से लेकर 1.5 लाख तक का फोन बेच सकता है। और अगर एक बार उन्होंने फोन बेच दिया तो जो कंपनी है ना, उसको 20 से 30% का मार्जिन मिलेगा। और आज की डेट में लोग बहुत ईजिली मोबाइल फोन चेंज भी कर लेते हैं, इसलिए टेक वालों को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। फाइनेंस वालों को भी ज्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि वो किसी की लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पर डायरेक्ट करवाने की पावर रखते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस वालों को भी डिसेंट गुड अमाउंट मिलता है, क्योंकि हमसे आप लोग क्या क्या सीखते हो। आप लोग हमसे बिजनेस सीखते हो, तो हम लोग आपको बिजनेस सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं, कोई बिजनेस सर्विस बेच सकते हैं, और उनकी भी जो कॉस्ट होती है वो भी लाखों के अंदर होती है। और एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आप क्या बेच सकते हो? जैसे भुवन बाम की कैटेगरी होगी, आप लोग कोई सट्टा वगैरह बेच सकते हो जो एंटरटेनमेंट में मैक्सिमम चलता था। या फिर भुवन बाम जैसा अगर कोई क्रिएटर है तो वो मूवी की टिकट बेच सकता है, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन बेच सकता है। अभी ओटीटी के सब्सक्रिप्शन होते तो 450 के ही हैं, बट उसके अंदर जो ब्रांड के मार्जिन होते हैं ना, वो 70 से 80% तक होते हैं। बट दूसरी तरफ जो हमारे फूड ब्लॉगर्स आ जाते हैं, वो एट द एंड क्या ही बेच लेंगे प्रमोट करके? खाना।
खाने की मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगी? 200, 300, 400 रुपए। और एक रेस्टोरेंट को हर खाने के ऊपर सिर्फ 5% का मार्जिन मिलता है। अभी वो 5% के मार्जिन के अंदर वो रेस्टोरेंट क्या बचाएगा, क्या क्रिएटर को देगा? इसलिए फूड कैटेगरी के अंदर जो स्पॉन्सरशिप्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती हैं। कोई वाओ मोमो जैसा कोई नया नया ब्रांड आया होता है तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए नए नए पैसे मार्केट के अंदर डालते हैं, बट वो बहुत ज्यादा टेम्पररी होते हैं और उसके अंदर रेकरिंग रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोग अपनी ऑडियंस से क्या पुल करवा सकते हो, वो इससे डिपेंड किया जाएगा कि आपको कितने पैसे दिए जाएंगे स्पॉन्सरशिप के। और अगर आप लोग ज्यादा रेवेन्यू पुल नहीं करवा सकते तो भैया आपको स्पॉन्सरशिप ही नहीं दी जाएगी। तो इससे एट द एंड होता क्या है, जो फूड क्रिएटर्स होते हैं ना, उनकी ब्रांड की बाउंडेशन हट जाती है। उनको पता चल जाता है कि भैया ब्रांड तो हमारे पास आने नहीं वाला, तो ना ही खुद की क्वालिटी इंप्रूव करके कोई फायदा, ना ही अच्छा कंटेंट बना के कोई फायदा, और ना ही लोगों का ट्रस्ट जीतने के बाद कोई फायदा। हमें सिर्फ तभी फायदा मिलेगा जब हम पे ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज आएंगे। और वो ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज लाने के लिए ये क्रिएटर्स क्या क्या हरकतें करते हैं वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। कभी जाके किसी गरीब को 400 रुपए दे देंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कभी सबसे बड़ा बाहुबली समोसा खा लिया और उसके फेक चैलेंजेस कर दिए। और इनका तीसरा और सबसे ज्यादा फेवरेट कि ये क्लाउन लोगों को ढूंढते हैं और उसके ऊपर ना क्रिंज वीडियोस बनाते हैं। और क्रिंज वीडियोस को ना हमेशा रॉ रखा जाता है और ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो आमतौर पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कचौरी की दुकान है और अब वो अपने छोले बना रहे हैं, या फिर एक गोलगप्पे वाले भैया वो बाजू पूरी पूरी डुबो के अपना पानी बना रहे हैं। अभी जब भी आप लोग गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खाने जाते हो तो वो आपके सामने पानी बना नहीं रहा होता, वो बना के लाता है। बट ये जान की मेकिंग प्रोसेस को शूट करते हैं और उसको इंगेजिंग बनाने के लिए बार बार बीच में अननेसेसरी सवाल डालते रहते हैं, जिससे कन्वर्सेशन इनिशिएट हो पाए और वीडियो एंगेजिंग बन पाए। या फिर जो वेंडर होगा वो इरिटेट हो जाएगा, आपको कुछ सुना देगा, तो और भी बेहतर बात है। तो अगर आप लोग एक स्ट्रीट वेंडर हो और आपने इन फूड व्लॉगर्स के साथ कन्वर्सेशन शुरू की तो आपको डिसेंट गुड व्यूज मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने उनको सुना दिया तो और ज्यादा व्यूज मिलेंगे, और ज्यादा फूड ब्लॉगर्स आपके पास आएंगे, जान के अपनी बेइज्जती करवाएंगे, क्योंकि उनको अपनी इमेज से कोई लेना देना नहीं है। उनको पैसे मिलते हैं नंबर ऑफ व्यूज से, ब्रांड से उनका कोई लेना देना होता नहीं ज्यादा। तो ये डिपेंडेंट होते हैं गूगल के एडसेंस रेवेन्यू के ऊपर, वही पैसा जो यूट्यूब उनको देता है। और उसको इकट्ठा करने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं और ये क्लाउन्स को सुपरस्टार्स बना देते हैं। और तभी ऐसे लोग निकलते हैं जैसे बाबा का ढाबा हो गया, डॉली की चाय हो गई, MBA चाय वाला हो गया, या फिर लाली चिंगानी बड़ा पाव हो गया। ऐसे जितने भी लोग निकल के आए हैं ये सारे के सारे क्रिंज कंटेंट का ही नतीजा है कि भैया ये जो हमारी लाली चिंगानी है ना, ये कूड़े के अंदर बैठ के खाना बनाते हैं, अनहाइजीनिक तरीके से तेल से भरी हुई कचौरियां परोसेंगे। और लोग स्पेशली वो दिल्ली से फ्लाई करके खाने जाते हैं, जिससे वहां भीड़ लगने लगती है। भीड़ को देख के ये लोग और ज्यादा हरकतें करते हैं, और ज्यादा हरकतों के बाद और ज्यादा कंटेंट बनता है, और ये कंटिन्यूअस साइकिल है, ये कभी रुकती नहीं है। और अगर इन लोगों का आपस में ये सारा कुछ चल रहा है तो मुझे इससे कोई लेने देना भी नहीं होना चाहिए, और मुझे है भी नहीं। बट प्रॉब्लम एक्चुअल में तब क्रिएट हो जाती है जब इन लोगों को लगने लगता है कि भैया हम लोग सेलिब्रिटीज हैं और हमारी दुकान के बाहर ये जो 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं इनको तो हम लोग अच्छे से खाना दे भी नहीं पा रहे। तो एक काम करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज खोलना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा खाना हर कोई टेस्ट कर पाए। और वो फ्रेंचाइजी के बदले हम लोग आपसे मिनिमम सिर्फ 50 लाख रुपए ले लेंगे। कोई भी बंदा अगर आके हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो ले सकता है। अभी तुम्हें लगेगा कि भैया कोई भी क्लाउन को देख के कोई भी बंदा 50 लाख थोड़ी देगा। MBA चाय वाले ने 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी बेची थी। बस एक बेसिक नॉलेज के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, जिसके अंदर कुछ चीजें प्रॉमिस की गई थी कि भैया आपकी मिनिमम सेल इतनी होगी, आपको प्रॉफिट इतना होगा, और आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो वापस कितने टाइम में आ जाएगा। और ये तीनों मैट्रिक्स फेल हो जाती हैं क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बातें करनी आती है, फ्रेंचाइजी चलानी नहीं आती। फ्रेंचाइजी आपकी पान की टिपरी नहीं है जिसको आपने खुलवाया और चलवाया। बट ये चीज पता होने के बाद भी लोग उनकी फ्रेंचाइजी जाके लेते हैं। लोग उनकी दुकान के बाहर जाके देखते हैं कि भैया इसके पास तो बहुत भीड़ लगी पड़ी है, हर कोई इस बंदे की चाय पीना जाता है, पर इतनी सारी भीड़ को ये बेचारा आदमी चाय पिला ही नहीं पा रहा। ये बंदा अपना मस्त है दूध के पैकेट छील के उसके अंदर धार मारने में। तो एक काम करता हूँ, 50 लाख की चीजें इसकी फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, बाद में लाखों में कमाऊंगा। और एक बार को जिस बंदे ने कभी बिजनेस नहीं किया और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके ला रहा है कोई सपने लेके, उसके लिए ये सोचना गलत भी नहीं। शुरू में बंदा सोचता है कि भैया इसकी दुकान के बाहर 1000 लोग खड़े हैं, 500 लोग मेरे पास आ जाएंगे मेरी दुकान खुलते ही, और दुकान खुल जाती है और बंदा एक भी नहीं आता। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि लोग इसकी चाय पीने नहीं आए हैं, लोग इसकी धार देखने आए हैं कि कितनी तेज मारता है। लोग वड़ा पाव ग्रिल के वड़ा पाव खाने नहीं जाते थे। एक बंदे ने वड़ा पाव ग्रिल की वीडियो बना दी थी कि भैया ये मैडम बहुत मेहनत कर रही है, इसके आगे वड़ा पाव खा लिया करो, ये बेचारी है। अभी जैसे ही लोग सपोर्ट करने गए, कार्ट के आसपास भीड़ लगने लग गई। जिस जगह पर दीदी ने कार्ट लगा रखा था उनको प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने दीदी को आगे बोला कि यार कार्ट थोड़ा इधर उधर करियो, ये इलीगल एरिया भी है और हमको बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने हमारी दुकान के सामने लगा रखा है, हमारी दुकान का रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, तो आप थोड़ा सा सरका लो। और अगर दीदी वहीं की वहीं सरका लेती तो भैया मैडम का पूरा कंटेंट खत्म हो जाता। पर दीदी ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इल्लीगल ठेला के ऊपर फाइट करनी है। दीदी ने वो इल्लीगल ठेला के ऊपर फाइट की, लोगों को एंटरटेनमेंट मिला, उसको शूट किया गया, उसको ऑनलाइन डाला गया और अभी लोग कंटेंट देखने आ रहे हैं। उस टाइम पर बात इस हद तक बढ़ गई थी कि दीदी को पुलिस वालों ने उठा लिया था और दीदी पुलिस की वैन से लाइव भी आ गई थी। ये स्ट्रीट फूड बेचने वाले फूड बेचने के अलावा हर एंटरटेनमेंट पूरा कर रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर लोग JCB के खुदाई देखने आज की डेट में भी खड़े हो जाते हैं, तो मैं क्या लगता है इतना क्रेजी बिग बॉस चल रहा हो अगर सड़क के ऊपर, तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे। थिएटर में भी तो जब मूवी देखने जाते हैं 200 का पॉपकॉर्न खाने ही पड़ते हैं ना, यहाँ दीदी का 50 का वड़ा पाव खा लेंगे, थोड़ी सी सिंपैथी भी दे आएंगे, सुंदर लड़की भी है। अभी इतना तमाशा होने के बाद दीदी को टिकट मिल गई सीधा सीधा बिग बॉस की। दीदी बिग बॉस चली गई, थोड़े टाइम में निकल के बाहर आ गई और उसके बाद आके खुद की दुकान डाल ली।
अभी लोग दीदी के पास क्यों जाते थे? क्योंकि दीदी गरीब है तो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। पर दीदी ने अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया बिग बॉस से आने के बाद कि भैया मैं तो गरीब नहीं हूं, मेरे पास तो आईफोन भी है, मैं तो बिग बॉस में भी गई हूं, मेरे पास तो बहुत पैसा है। दूसरा रीजन क्या था दीदी के पास जाने का कि भैया दीदी ने सड़क पे कार्ड लगा रखा है, इनकी होती है रोज रोज लड़ाई और दीदी करती है मास्ट तमाशा। बिग बॉस से आने के बाद दीदी ने ले ली अपनी खुद की दुकान और तमाशा हो गया बंद। आज की डेट में क्या बड़ा है, दीदी ने जो दुकान ले रखी है उसका रेंट भी नहीं भरा जा रहा। दीदी की दुकान पर वीराना पड़ा है भाई। क्यों? क्योंकि लोग दीदी का वड़ा पाव खाने नहीं आते थे, लोग देखने आते थे एंटरटेनमेंट। बट दीदी को लगा कि नहीं भैया एंटरटेनमेंट नहीं, लोग मेरे खाने के दीवाने हैं। और ये वही लेडी हैं जिन्होंने एक टाइम पर पूरा सोशल मीडिया हैक कर लिया था। कैरी मिनाटी ने इनके ऊपर वीडियो बना रखी है और ये बिग बॉस में जा चुकी है। इसके बाद भी अपनी एक 4x4 की दुकान नहीं चला पा रही है प्रॉफिटेबली। और ऐसे लोग आके अपनी फ्रेंचाइजीज लॉन्च कर देते हैं और इनको लगता है कि भैया 50 फ्रेंचाइजी खोल दें, 50 लोगों की पूरी दुकान चलेगी। चला ये खुद की भी नहीं पा रहे होते हैं, जिससे ये एक बहुत क्लियर मैसेज समझ आता है कि लोग जो इनके पास जा रहे थे वो इनके फूड के लिए नहीं जा रहे थे। और अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर पैसे पूरे करने के लिए दीदी ने क्या किया, ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी। फेमस दीदी वड़ा पाव के लिए थी, बेचती आज की डेट में सैंडविच, मोमोज, पास्ता, ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि जब ये लोग एक्सपैंड करते हैं इनको लगता है भैया एक रेडी से दुकान में चले गए, कॉस्ट तो क्या ही बढ़ेगी, मैक्स टू मैक्स एक दुकान का किराया हो जाएगा, बस बात खत्म। बट भाई आपकी ठेला के ऊपर अलग धंधा होता है और आपकी फ्रेंचाइजी के ऊपर अलग धंधा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, लाली चंगानी की एक छोटी सी दुकान जिसके अंदर 3 लोग बैठते हैं और मस्त किचोरी बेचते हैं। दुकान का रेंट मैक्स टू मैक्स कितना होगा? 2000 रुपए। पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा महीने का? 2000 रुपए। 2 लड़के अंकल जी के पीछे बैठे होते हैं। मान लेते हैं कि 2 लड़के अंदर हो रहे होंगे, सब्जियां वगैरह बना रहे होंगे, पूरियां वगैरह तला रहे होंगे, तो 4 लड़कों की कॉस्ट लगा देते हैं। हर बंदे की सैलरी होगी 12,000 रुपए, तो जो महीने की कॉस्ट हो गई वो हो गई 70,000। और लाली जी डेली बैठ के इससे ज़्यादा का तो गल्ला लेके उठते होंगे। क्यों? क्योंकि लाली जी इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि भैया ये कॉस्ट बहुत ईजिली कवर कर पाते हैं। फिर लाली जी ने सोचा कि यार इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग मेरी कचौरी के दीवाने हैं, एक काम करते हैं 4 रेस्टोरेंट और डाल देते हैं। एक नहीं 4 रेस्टोरेंट और डाल देते हैं। अभी देखो 2 चीज़ें हैं, इन्होंने जो 4 रेस्टोरेंट डाले हैं ना, ये इन्होंने अपने खुद के पैसों से डाले हैं। अभी अपने पैसों को यूं इकट्ठा करो, तीली लगाओ, जला दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। पर ये 4 रेस्टोरेंट डालने के बाद ये लोग फ्रेंचाइजी के लिए लोग भी ढूंढ रहे हैं। और सच बताऊं तो मुझे इस चीज़ से बहुत दिक्कत है, क्योंकि रेस्टोरेंट चलाना ईजी नहीं है। अभी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो तुम्हें बहुत सही लगेगी। और मैं तुमसे मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।